वेलकम टू इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन। इसके पहले हमने ब्लड पढ़ लिया था। यदि आपने उस कक्षा को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्लड किस पार्ट से किस पार्ट में जाता है और कौन सा ब्लड शुद्ध होता है, कौन सा ब्लड अशुद्ध होता है, कौन सा दायां अलिंद होता है, कौन सा बायां अलिंद होता है। इस सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे जी ने। इसको याद रखिए। अब देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। पहला एक ओपन खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है क्लोज बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, जो ओपन होता है उसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन में शरीर में रक्त सीधा प्रवाहित होता है। इसमें कोई पाइप या कोई नस या कोई धमनी नहीं होती है। एक थैली नुमा संरचना होती है, उसी में ब्लड भरा रहता है। जैसे आप काकरोच को देखते होंगे, तो काकरोच को जो उठाकर देखेंगे तो उसके पीछे एक थैली नुमा जो संरचना होगी, ऊपर कंकाल रहेगा, ठीक है, ऊपर कंकाल और नीचे एक थैली संरचना, ब्लड उसी में घूमता हुआ दिखाई देगा। उसमें कोई नस नहीं दिखाई देगी और इसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं और इसमें कोई दाब नहीं होता। जब कोई नस नहीं, कोई पाइप नहीं रहेगी तो उसमें कोई दाब नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए तेलचट्टा है, मकड़ी है, घोंघा है। जो घोंघा होता है मोलस्क संघ का प्राणी होता है और तेलचट्टा आर्थ्रोपोडा। तो जो आर्थ्रोपोडा और मोलस्क संघ के प्राणी होते हैं उसमें जो कि ब्लड खुला परिसंचरण तंत्र में प्रवाहित करता है। अब आगे देखते हैं हम बंद परिसंचरण तंत्र में। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें रक्त नसों और धमनियों या बंद पाइप के अंदर बहता है। इसमें एक निश्चित दबाव या दाब के साथ रक्त प्रवाहित होता है। उदाहरण में हम देख सकते हैं, जैसे सभी कशेरुकी। कशेरुकी क्या होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिस प्राणी में पाया जाता है उसे हम कशेरुकी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है, और वर्टिब्रेट जो कशेरुकी होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, स्तनधारी और केचुआ। इस सब में रक्त जो है कि पाइप या नसों में बहता है, इसलिए हम इसे कहते हैं बंद सर्कुलेटरी सिस्टम वाले प्राणी, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखिए, एक नोट है। नोट में क्या है, मनुष्य में बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद आप देख लिया, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन दोहरा क्या होता है ये आगे आपको समझ आएगा कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। आपको आगे जब हम हट बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है, तो हार्ट होता है, हृदय। हृदय के द्वारा ही शरीर में पूरे द्वारा रक्त प्रवाहित किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। अब देखिए, हार्ट के बारे में जान लेते हैं। हार्ट, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, हार्ट का। ये हल्का बाईं ओर झुका रहता है। तो आप देखेंगे तो जो हार्ट होता है हल्का बाईं ओर झुका रहता है। ये 300 ग्राम का वजन का होता है, लगभग 300 ग्राम का वजन का होता है। इसका कार्य क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो हार्ट का काम क्या होता है, आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ब्लड का कार्य क्या है। तो ब्लड का कार्य होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है, न कि ब्लड को शुद्ध करना। इसे याद रखिए। आगे देखिए, अब ब्लड मतलब हार्ट है। अब हार्ट को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। आपको आसानी से याद हो जाएगा कौन सा दायां अलिंद है, कौन बायां है, कौन दायां नीला है, कौन बायां नीला है। इसको आसानी से याद करने के लिए पहले आप हार्ट है मान लीजिए, इसको हार्ट बना लेते हैं। ये हार्ट है आपका, ठीक है, मान लेते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं, बीच से जो है कि ना 2 भागों में बांट देते हैं। वर्टिकल जो है कि बीच से 2 भागों में बांट लेते हैं। अब ऊपर वाला जितना भाग हो जाएगा ना, ऊपर वाला भाग हो जाएगा अलिंद, इसको बोलते हैं एट्रियम, अलिंद हो जाएगा। और नीचे वाला भाग हो जाएगा उसको बोलते हैं निलय, जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। अब इतनी बातें समझ गए। पहले हार्ट को 2 भागों में बांटिए, वेंट्रिकल। ऊपर वाला पार्ट आपका पूरा अलिंद हो जाएगा और नीचे वाला पूरा नीला हो जाएगा। इसे हो गया। अब देखिए, ब्लड को हम फिर से बांटेंगे 4 भागों में, ठीक है। ब्लड को 4 भागों में बांटने के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम ऐसे बांटेंगे वर्टिकल, फिर एक बार हॉरिजॉन्टल बांट देंगे। अब देखिए, जो ऊपर वाला भाग था हमारा वो क्या था, अलिंद था, एट्रियम था, अलिंद था। और नीचे वाला क्या था, निलय था, ठीक है। तो जब इसको 4 भागों में बांटेंगे तो 4 चैम्बर में बढ़ जाएगा। तो हमारा हार्ट कितने चैम्बर में बटा रहता है, मनुष्य का हार्ट कितने चैम्बर में बटा रहता है, तो 4 चैम्बर में बटा रहता है। अब देखिए, इसमें होता है 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल होते हैं। अब आपको पता करना है कि कौन सा जो कि दायां है, कौन सा बायां है। इसके लिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, आप कभी भी हार्ट को पढ़िए तो आप अपने हार्ट को मत समझिए, आप सामने वाले को अपने सामने रखकर उसके हार्ट को उसका दायां उसका बायां पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कौन सा ब्लड किस में शुद्ध जाता है, कौन सा अशुद्ध जाता है। तो
तो आप इसको पता कर ले जाएंगे। आप हमेशा अपने हर्ट के बारे में मत सोचिएगा, अपना दायां बायां मत सोचिएगा, सामने वाला व्यक्ति है उसके हर्ट या उसके दायां बायां के बारे में सोचिए। जैसे अब ये हर्ट है, ये जो हर्ट है ना, इस हर्ट का अगर दायां बायां से, तो मान लो कि ये हर्ट जो है ये हमारी तरफ देख रहा है, तो ये हमारी तरफ देख रहा है तो इसका दायां इधर हो जाएगा, इसका बायां इधर हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को एकदम सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि किसमें शुद्ध रक्त जाता है, किसमें अशुद्ध रक्त जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम इसको 4 भागों में बांट दिए तो जो ऊपर वाला था अलिंद, वो 2 भागों में बटेगा और निलय भी 2 भागों में बटेगा। नीलंद भी 2 भागों में बट गया और अलिंद भी 2 भागों में बट गया। अब देखिए, जो इधर का होगा ना, जो इस साइड का होगा, उसको हम बोलेंगे राइट। तो राइट को तो दायां अलिंद या राइट एट्रियम बोलेंगे इसको। और इधर जो बचा एक वाला पार्ट इसका ऊपर वाला, उसको बोलेंगे बायां अलिंद या लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे। इसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा, नीचे वाला जो हो जाएगा उसे हम बोलेंगे दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, और बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, अब इसे समझ गए कौन सा दायां है कौन सा बायां है। अब इतना बात को समझ गए तभी आप ब्लड को समझ पाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन को। पहले इसी को समझ लीजिए। देखिए, आपको बताया गया कि पहले एक भाग में ऊपर है जो है एक भाग में बांटिए, उसके बाद जब ऊपर अलिंद हो जाएगा, नीचे नीला हो जाएगा, तो फिर उसके बाद उसको एक और हॉरिजॉन्टल में बांट दीजिए, तो 4 चैम्बर में हो जाएगा। तो आपका जो अलिंद भी 2 भागों में बढ़ जाएगा और नीला भी 2 भागों में बढ़ जाएगा। अब जब बटेगा तो इसको समझ लीजिए कि आपके सामने हार्ट खड़ा है, तो उसका जो दायां होगा ना, यही जो होगा इसका भी दायां होगा, तो आप इसे भी समझ लीजिए। ठीक है, अब जो दायां अलिंद है इधर साइड का होगा ऊपर वाला, और जो ऊपर वाला अलिंद है वो बाएं इधर वाला होगा लेफ्ट के, आपके दाहिने वाला इधर का लेफ्ट हो जाएगा। इसे भी समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक वाल्व लगा रहता है जो दायां अलिंद से दायां नीले में ब्लड को आने के लिए रास्ता बनाता है, तो इसे बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। इसे याद रखिए, ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हैं। और जो बायां अलिंद से बायां नीले में ब्लड लाने के लिए रास्ता होता है उसे हम बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व। ये कपाट होता है, इसको बोलते हैं कपाट, हिंदी में बोलते हैं कपाट, जो ब्लड को एक ही दिशा में प्रभावित करने के लिए बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो वाल्व होता है, वाल्व रक्त का प्रवाह केवल एक दिशा में करता है, तो रक्त का प्रवाह केवल एक दिशा में करता है, इसे भी याद रखिए। एक बार जैसे दरवाजा है, आप खोलेंगे तो केवल कोई दरवाजा होता है जो केवल एक ही बगल खुलता है, दोबारा एक और बंद नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक ही बगल खुल रहेगा, इसे याद रखिए। वाल्व जो है एक ही बगल खुलता है। अब देखिए, अब इसमें ब्लड किधर से किधर जाता है, अब इसको समझना है। ठीक है, अब आपको बताया जाएगा कि ब्लड कहाँ से किस में शुद्ध जाता है, किस में अशुद्ध जाता है, ये आपको पता करना। देखिए, अब एक की बॉडी हो गई, कौन से बॉडी, आपके जो शरीर है ये हो गया। अब यहाँ से ब्लड जो है ना, ब्लड पूरे शरीर से किस में जाएगा, तो राइट एट्रियम में जाएगा। मतलब किस में जाएगा, दायां अलिंद में। ऊपर वाला अलिंद है आपको पता है, तो दायां अलिंद में जाता है कौन, बॉडी से ब्लड। तो जब बॉडी से ब्लड जाएगा, तो बॉडी से पूरे शरीर से ब्लड अगर हार्ट में जाता है तो किस में जाएगा, अलिंद में जाएगा। कौन से अलिंद में जाएगा, राइट वाले अलिंद में जाएगा। तो इसमें जो कि O2 नहीं रहेगी, मतलब ये अशुद्ध रक्त जाएगा। तो अशुद्ध रक्त किस में जाएगा, राइट एट्रियम में, इसे याद रखिए। अब ये जो जिस सिरा से या किस नस से जाता है, जिस माध्यम से जाता है, उसको बोलेंगे हम, अब ये हो जाएगा महाशिरा। महाशिरा, इसको कहते हैं सुपोरियर वेना कावा। ठीक है, महाशिरा बोलेंगे। अब देखिए, अशुद्ध रक्त गया बॉडी से किसमें, हार्ट के राइट एट्रियम में गया, दायां अलिंद में। अब देखिए, वाल्व के माध्यम से यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जब ब्लड पहुँचा, तो अब यहाँ जो वाल्व लगा रहता है ट्राइकास्पिड वाल्व, इसके माध्यम से ये जो कि नीचे देखिए ऐसे ये वाल्व रहता है, जब ये ब्लड इसमें भर रहता है तो ये खुल जाता है, नीचे खुल जाता है, तो ये गिर जाता है इस किसमें, राइट वेंट्रिकल में, मतलब दायां नीले में खुलता है। तो यहाँ दायां नीले में जब आता है तो यहाँ से ब्लड जो है फिर हार्ट के लिए जाता है। अब हार्ट में क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध होने के लिए जाता है। शुद्ध होने का मतलब क्या होता है, देखिए, शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शुद्ध ब्लड का मतलब उसमें ऑक्सीजन होगा, अशुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा, आपको ये पता होना चाहिए। शुद्ध ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है,
और अशुद्ध ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जब यहाँ पर ब्लड यहाँ पर आ गया, किसमें, राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल से अब जाएगा लंग्स में। अब किसके माध्यम से जाएगा, अब इसे देखिए, अब ये जाएगा आपके पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से जाएगा, मतलब फुसफुस धमनी। किससे जाएगा, फुसफुस धमनी, जिस माध्यम से ब्लड जा रहा है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये फुसफुस धमनी से जा रहा है। ठीक है, फुसफुस धमनी से O2 रहित है, अभी भी इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला है, ये ऑक्सीजन के लिए हर लंग्स में जा रहा है और लंग्स में गया। अब यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन लेकर फिर किस में आ गया, तो लेफ्ट एट्रियम में आ गया। किस में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, मतलब बायां अलिंद में आ गया। तो अब देखिए ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है किस में आया, लेफ्ट अलिंद में आया, लेफ्ट अलिंद में आ गया। जब लेफ्ट अलिंद में आया तो कौन सा यहाँ पर नस थी, कौन सा नस थी यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे हम पल्मोनरी वेंस। कौन बोलेंगे, पल्मोनरी वेंस, मतलब महाशिरा इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको धमनी बोलते थे। ठीक है, महाधमनी जो होता है, सॉरी, इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी शिरा इसको बोलेंगे। इसे याद रखिए, कौन, O2 वाला जो ऑक्सीजन लेकर आएगी। ठीक है, अब जब ये लेफ्ट अलिंद में आ गई, अब यहाँ से वाल्व के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, यहाँ पर भी O2 लेकर आएगी, यहाँ पर से O2 लेकर आ गई। ठीक है, अब यहाँ से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गई तो अब यहाँ पर जो हमारी महाधमनी है, कौन, महाधमनी के माध्यम से फिर पूरे ब्लड में रक्त चला जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो आपको यहाँ पता चला कि कौन सी नस ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, कौन सी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। अब आगे हम समझ लेते हैं एक डायग्राम, जो लिखा हुआ डायग्राम, इससे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप समझिए, एकदम आसानी समझ जाए। देखिए बॉडी है, बॉडी से रक्त कहाँ गया, जो O2 इसमें रक्त नहीं है, महाशिरा वेना कावा के माध्यम से किस में गया, राइट एट्रियम में गया। ठीक, अब यहाँ से वाल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से किसके माध्यम से, फुसफुस धमनी जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसके माध्यम से कहाँ गई, लंग्स में चला गया, O2 के माध्यम से, O2 के माध्यम से चला, इसमें O2 नहीं है तो O2 लेने के चला गया। ठीक, अब यहाँ से O2 लेकर, मतलब ऑक्सीजन लेकर, शुद्ध रक्त लेकर कहाँ सबसे पहले किस में इंटर करेगा, तो लेफ्ट आर्टरी में इंटर करेगा, मतलब बायां अलिंद में इंटर करेगा, और किसके माध्यम से, फुसफुस शिरा या पल्मोनरी वेंस के माध्यम से करेगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर वाल्व के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब किसके माध्यम से, तो महाधमनी अरोटा के माध्यम से, जो कि ये पूरे शरीर में ब्लड को प्रभावित कर देगा। तो अब इसको समझ गए। अब इसको हम लिखित रूप में देख लेते हैं। देखिए, ब्लड एक बार राइट साइड में हार्ट में इंटर करता है तथा बाहर निकल जाता है, फिर उसी प्रकार लेफ्ट साइड में बाहर ब्लड इंटर करता है और फिर बाहर निकलकर बॉडी में चला जाता है। इसी को हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण। तो आपको पीछे बताया था दोहरा परिसंचरण क्या होता है। तो एक बार ब्लड हार्ट में जाता है, उसके बाद लंग्स में चला जाता है, निकल के बॉडी में चला जाता है, फिर उसके बाद लंग्स से फिर हार्ट में आता है, फिर निकल के बॉडी में चला जाता है। एक बार बॉडी से हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से बॉडी में आता है, तो इसी को हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आगे देखिए, ये हमारा हार्ट है। अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही डायग्राम, अच्छा डायग्राम है। इसे देखिए जो सुपीरियर वेना कावा है, इसको बोलते हैं महाशिरा। इससे क्या होता है, ब्लड जो हो कि आपके पूरे बॉडी से कहाँ पर आएगा, इसमें आएगा, O2 रहित, इसमें O2 नहीं रहेगी। अब यह कहाँ से, राइट एट्रियम में आएगा। अब यहाँ से देखिए, अब देख लीजिए यहाँ पर जो है राइट वेंट्रिकल है। अब यहाँ से ब्लड क्या करेगा, कहाँ निकलेगा, अब यहाँ से जाएगा पल्मोनरी आर्ट, मतलब किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्ट, फुसफुस धमनी में। देखिए जो नीला नीला दिख रहा है ना आपको, नीला नीला, इसमें जो है कि ब्लड अशुद्ध होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब ये कहाँ गया, पल्मोनरी आर्ट कहाँ लग गई, लंग्स में। लंग्स से O2 लेकर आई,
तो किसके माध्यम से आएगी? पल्मोनरी वेंस। किसके माध्यम से? पल्मोनरी वेंस। अब इसमें जो है कि लेकर आएगी किसमें? लेफ्ट एट्रियम में आएगी। जब लेफ्ट एट्रियम में आकर फिर यहाँ देखिए बाइकास्पिड वाल के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में घुसेगी। कौन? ब्लड लेकर। ठीक है, इसमें O2 रहेगा। अब जो कि इसके माध्यम से आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल इसके माध्यम से फिर कहाँ चला जाएगा? आपका बॉडी में। बॉडी से फिर सुपीरियर वेना कावा में। तो इसी प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है। अब इसे समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आप समझे होंगे। अगर नहीं समझ तो आप दोबारा देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए बॉडी से किस में आएगा? दायां अलिंद में ब्लड, दायां अलिंद में महाशिरा के माध्यम से, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। फिर दायां अलिंद से वो दायां नीले में आएगा, इसमें भी क्या रहेगा? ऑक्सीजन नहीं रहेगी। अब दायां नीले से जो ब्लड होगा वो फेफड़े में चला जाएगा। किसके माध्यम से? फुसफुस धमनी के माध्यम से। अब यहाँ से ऑक्सीजन लेकर फुसफुस शिरा के माध्यम से किसमें? बाएं अलिंद में इंटर करेगा ब्लड, और बाएं अलिंद से इंटर करते हुए O2 लेकर फिर किसमें आएगा? बाएं नीले में आएगा, इसमें भी O2 रहेगा। फिर वहाँ से महाधमनी पूरे शरीर में लेकर ऑक्सीजन चली जाएगी, यहाँ से लेकर फिर बॉडी में चली जाएगी। और बॉडी में जाने के बाद फिर जो कि ऑक्सीजन सेल्स जो होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसनीय ऑक्सीजन के माध्यम से ही वहाँ पर हमें क्या होता है? ब्लड जब वो एनर्जी बनती है, एटीपी की जरूरत होती है, तो वहाँ पर ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड का जो ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पर ऊर्जा बनती है। तो वहाँ से जब खत्म हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पर जो CO2 बनेगी उसको लेकर फिर महाशिरा कहाँ आएगी? दायां अलिंद में। फिर दायां अलिंद से दायां नीले में, फिर फेफड़े में, यहाँ से CO2 जो कि बाहर निकल जाएगी। तो आप इसे समझ गए होंगे। आगे आते हैं। देखिए हृदय के राइट साइड में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अभी आपने देखा कि जो राइट साइड होती है इसमें हमेशा अशुद्ध ही रक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होती है। और हृदय के लेफ्ट साइड में हमेशा शुद्ध, इधर देखिए O2 रहेगा हमेशा। तो ये भी याद रखिए। तो दायां में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है, और बाएं साइड में हमेशा जो कि शुद्ध रक्त बहता है, इसे भी याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हार्ट है हमारा। हार्ट में एक जो होता है दाएं अलिंद में एक SA नोड होता है, जिसे हम बोलते हैं सिनो अरिकुलर नोड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सिनो अरिकुलर नोड। ये क्या करता है? हार्ट बीट, जो हार्ट बीट करता है, जो हमारा हार्ट धड़कता है, दिल उसी के कारण धड़कता है, ये इसे हम शरीर का पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बिजली के झटके देता है जिससे हमारा ब्लड धड़कता है। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं। SA नोड को शरीर का पेसमेकर कहते हैं। अगर हृदय की धड़कन लगातार नहीं चल रही है तो कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग करते हैं, और इसमें हम लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग करते हैं। लिथियम आयन बैटरी का क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि ये हल्की होती है और लंबे समय तक चलती है। आगे देखते हैं। देखिए हार्ट बीट की आवाज़ सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, और हार्ट बीट की आवाज़ लब डब करके होती है। तो अगर आप सुनेंगे हार्ट की आवाज़ जो होती है लब डब करके होती है। आगे अब देखिए हृदय की जो जांच होती है ना, हृदय की जांच, वो ECG कहलाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। ठीक है, इसे आपको पहले बता दिया गया था। एक बार में हार्ट 70 ml रक्त पंप करता है। तो एक बार में रक्त कितने ml करता है? तो 70 ml रक्त को पंप करता है। और 1 मिनट में हार्ट धड़कता कितनी बार है? तो 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 70 ml पंप करता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो 1 मिनट में हार्ट कितना रक्त पंप कर देगा? तो देखिए 70 ml एक बार में, तो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, तो कुल मिला के 5040 ml लगभग 5 लीटर जो कि ब्लड 1 मिनट में पंप कर देता है। आगे आते हैं। रक्त दाब मापने के लिए जो BP में नापा जाता है उसका किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछा जाए हार्ट की आवाज़ सुनने के लिए तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर BP नापा जाए ब्लड प्रेशर तो स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए BP होता क्या? ब्लड प्रेशर देखो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट आप मुट्ठी अपना बांध दीजिए तो हो गया सिस्टोलिक। अब उसको खोलेंगे डायस्टोलिक, फिर बांध किए सिस्टोलिक। अब अपनी मुट्ठी खोलेंगे डायस्टोलिक, फिर मुट्ठी बंद किए सिस्टोलिक, अब खोलें तो डायस्टोलिक। अब इसको करेंगे, जब बंद करें तो ब्लड जो है क्या करेगा? ब्लड पूरे शरीर में पंप कर देगा। कौन? हार्ट। और फिर जब खोलेंगे तो पूरे शरीर से ब्लड कहाँ पर आ जाएगा? हार्ट में। तो देखिए जब प्रेशर हम इसको दबाते हैं तो 120 का प्रेशर होता है जो पूरे शरीर में ब्लड
जाता है। और लेकिन जब छोड़ेंगे तो ब्लड जो है कि आसानी से पूरे बॉडी से हार्ट में आ जाएगा, वो 80 की स्पीड होता है। तो यही 120 जो होता है वो ब्लड जाने का और वापस आने का 80 जो है आने का और 120 जाने का ये स्पीड होती है। इसलिए हम लिखते हैं इसको 120/80, ठीक है। और ये पारा से नापा जाता है, HG इसीलिए लिखा जाता है, ठीक है। अब इतनी बातें समझ गए। अब ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बर्फ़ बेचने वाला होता है, तो जो अपना भोंपू बजाता है ना, तो वो रबड़ का बना होता है, उसके आगे एक सीटी लगी रहती है। जब उसको दबाता है तो बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है, पूरी गैस निकल जाती है, तो इसे बोलेंगे सिस्टोलिक। अब जब छोड़ देता है पूरी हवा भर जाती है तो डायस्टोलिक, ठीक है। आप समझ गए। चलिए, रक्त दाब मापने के लिए बेक्रियल धमनी का प्रयोग करते हैं। तो जो हम यहाँ पर अपने यहाँ जो बाहाँ पर लगाते हैं, हम जो कभी कभी आप देखते होंगे बाहाँ पर जो पट्टी बांध कर लगाते हैं, तो उसमें हम बेक्रियल धमनी का प्रयोग करते हैं ब्लड प्रेशर नापने के लिए। अब विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, हार्ट ट्रांसप्लांट? तो 3 दिसंबर 1967 को क्रिश्चियन बर्नार्ड जो साउथ अफ्रीका के थे, इन्होंने पहला हृदय रोपण किया था। अब भारत का पहला किसने किया था, तो वेडी गोपाल जो एम्स के डॉक्टर थे 1994 में किए थे, इसे भी याद रखिए। अगला हमारा है, देखिए मनुष्य में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। पक्षी में 4 चैम्बर होते हैं। मेढक में पूछा जाए तो 3 चैम्बर, सांप में 3 चैम्बर, मछली में 2 और कॉकरोच में 13 होते हैं। तो आप कुछ चैम्बर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, आपको याद रखना। मगरमच्छ में 4 होते हैं। अब एक रिमार्क लिख लीजिए, इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल जो समतापी जंतु होते हैं, जिसका कि मतलब कि अगर तापमान बढ़े या घटे वातावरण के हिसाब से उनका तापमान बढ़ता नहीं है न घटता है, एक समान रहता है, तो उन्हें हम समतापी कहते हैं। जैसे मनुष्य का है, उसका शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री तापमान होता है। तो चाहे ठंडी रहे, चाहे बरसात रहे, चाहे गर्मी, तो हमेशा 37 डिग्री उसका तापमान बना रहता है, उसे हम समतापी जंतु कहते हैं। और उनमें लगभग 4 चैम्बर होते हैं। तो जितने भी स्तनधारी होते हैं जंतु, उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, अभी याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब कुछ देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, मतलब कि ब्लड थक्का बनाने के लिए कौन कौन से एजेंट चाहिए जो थक्का बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के और कैल्शियम धातु जो होती है, ये ब्लड का थक्का बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट जो होता है, मतलब कि ब्लड को जमने नहीं देता है, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है जो ब्लड में पाया जाता है। इसीलिए हमारे रक्त में जो ब्लड प्रभावित होता है तो जमता नहीं है, किसके कारण, हिपेरिन कारण। अगर यही बाहर जब कट जाता है, कोई मतलब नस कट जाती है, तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग कर जाता है। क्यों? क्योंकि हिपेरिन जब वायु के संपर्क में आता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है, इस कारण वहाँ पर ब्लड का थक्का जम जाता है, लेकिन शरीर में नहीं जम पाता है। किसके कारण? हिपेरिन के कारण। अब देखिए ब्लड बैंक में 1 यूनिट लगभग कितनी की होती है, 350 ml की होती है। तो 1 यूनिट में लगभग 50 ml ब्लड बैंक होता है, ठीक है। ब्लड को रखा जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संरक्षित रहता है। कौन? ब्लड क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संरक्षित रहता है। तो आप आई होप आप समझे होंगे पूरी प्रक्रिया। अगर नहीं समझे तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।